उन लोगों से वसूल किया जाए जिन्होंने गैर कानूनी काम किया, किसी का घर तोड़ने की हिम्मत दिखाई है। यह 25 लाख का मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा किया है। कितने सालों से वो मुकदमे झेल रहा होगा, कितनी फीसें सरकार को कोर्टों में वकीलों को दी होगी। अधिकार उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं और छीन भी रहे हैं। ऐसे सब लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए बहुत प्रोविजन है लॉ के अंदर। नमस्कार, मैं कोमल और अभी आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं भी मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ वकील बलराज सिंह मलिक जी। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से बहराइच में जो हिंसा भड़क जाती है दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान और योगी सरकार बुलडोजर एक्शन पर सख्त नजर आती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा देती है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी ओर बहराइच मामले को लेकर भी 11 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई है। हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाया है कि क्या जो बुलडोजर एक्शन था, बुलडोजर नोटिस था, उससे पहले देने से पहले क्या सर्वे किया गया था या नहीं। तो सर, जिस तरीके से अभी जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी जो कार्रवाई अभी देखने को मिल रही है योगी सरकार पर बुलडोजर एक्शन पर, जिन्होंने ये याचिका डाली थी, उनको जिनका घर तोड़ा गया था, उनको 25 लाख का मुआवजा देने की बात की गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जरूरी है ये, क्योंकि बिना आप कानून को फॉलो किए किसी का घर नहीं तोड़ सकते। इस बात पे कि तुम्हारा घर सड़क में आता है या तुम्हारा घर गैर कानूनी बना हुआ है, ये बदमाशी नहीं चल सकती लोकतंत्र में और संवैधानिक कंट्री के अंदर, जहाँ यहाँ सिस्टम ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ भी नहीं कहूँगा। पहले राजाओं का राज था, कभी तानाशाहों का राज हो जाता है। इस देश में आज़ादी के बाद सिस्टम ऑफ लॉ है, मैं रूल ऑफ लॉ भी नहीं कहूँगा। लॉ को भी हम शासक नहीं कह सकते कि भी वो भी राजाओं की तरह बदमाशी कर सकता है, तानाशाही की तरह बदमाशी कर सकता। इसलिए कानून राजा और तानाशाह की तरह बदमाशी नहीं कर सकता। इसलिए देश में सिस्टम ऑफ लॉ है और सिस्टम ऑफ लॉ के हिसाब से सबको सुनने का मौका मिलना चाहिए और उसके बावजूद ही कोर्ट के जरिए ही किसी के रहने वाले घरों को, जिसमें बिजली के कनेक्शन है या पानी है या कोई लोग रह रहे हैं या पशु रह रहे हैं, उन सब को बिना कोर्ट की अनुमति के किसी का घर गिराने के लिए किसी भी सरकार को या स्थानीय स्वशासन को, किसी को भी हक इस देश में नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा 25 लाख का, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा किया है। कितने सालों से वो मुकदमे झेल रहा होगा, कितनी फीसें सरकार को कोर्टों में वकीलों को दी होगी, कोर्ट फीस भरी होगी। और ज़्यादा होना चाहिए था, कम से कम 1 करोड़ रुपये होना चाहिए था कंपनसेशन। और सरकार से मिलेगा ये, और सरकार से मिलेगा तो ये देश का पैसा है। देश तो लोगों के घर नहीं गिराना चाहते। जो पैसा सरकार में है, वहाँ पे उन कर्मचारियों से ये पैसा वसूल होना चाहिए, उन अफसरों से जो उस वक़्त इस ऑर्डर को या इसको घर को गिराने में शामिल लोग थे, तो उनसे ये वसूल होना चाहिए पैसा। ये नहीं चोरी सीना जोरी आप बदमाशी करो और सालों साल तक लोग मुकदमे में भटकते रहें, फिर एक आध कोई रिलीफ जनता को मिल जाता है, फिर आप कहो कि सरकार पैसा दे। सरकार क्यों दे? सरकार इमीडिएटली दे और उसके बावजूद उन लोगों से वसूल किया जाए जिन्होंने गैर कानूनी काम किया, किसी का घर तोड़ने की हिम्मत दिखाई है या उसमें शामिल थे जो लोग थे। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐलान किया है, मतलब ये जो फैसला लिया है, इसको मतलब ये सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है क्या? देखो, आज़ादी के बाद यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ पे व्यवस्था है। व्यवस्था संविधान के हिसाब से व्यवस्था। यहाँ किसी राजा का, किसी तानाशाह का सरकार नहीं है। फिल्मों में देखते थे ना सरकार, ये तो गलत मीनिंग निकाला उन्होंने। गवर्नमेंट का मीनिंग इन्होंने सरकार बना लिया। क्या होता है सरकार? व्यवस्था होती है। गवर्नमेंट का मीनिंग है मानवीय व्यवस्था और संविधान का मतलब है मानवीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमारा मूलभूत कानून। तो इसलिए किसी को भी ये हक नहीं है इस तरह की गुंडागर्दी, इस आड़ में जो लोग कर रहे हैं, कानून की आड़ में जो लोग इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मानसिकता के लोग नहीं हैं। वो संविधान के हत्यारे हैं, वो रूल ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ लॉ के हत्यारे हैं, वो अपराधी किस्म की मानसिकता के लोग हैं। इस देश में ऐसा चल ही नहीं सकता। जो भी चल रहा है वो गैरकानूनी चल रहा है और जो भी चला रहे हैं लोग वो तानाशाह और राजशाही मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। और अगर उनका कुछ नहीं बिगड़ पा रहा तो हमारे जुडिशियल सिस्टम की कमजोरी है, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस मामले को देखा। उन्होंने कहा कि आप घर खाली करने के लिए सिर्फ ढोल बजाकर लोगों को बाहर निकलने के लिए नहीं कह सकते हैं। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? अरे बिल्कुल, ये तो सही कहा है।
उसमें क्या दिक्कत है? खाली ढोल बजा के उसी वक्त क्या वो घर खाली करो, तुम्हारा सड़क में आया बुलडोजर आया, सड़क बनेगी। आप सड़क का नाम लेके ये नहीं लोगों को कर सकते कि सड़क दुनिया और देश के लिए बनेगी और तुम्हारा घर इसलिए गिरा रहे। नहीं, एक आदमी का घर उतना इम्पोर्टेंट है जितना ये पूरा देश इम्पोर्टेंट है। एक आदमी की ज़िंदगी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी इस देश के प्राइम मिनिस्टर, सीएम और चीफ जस्टिस की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। एक आदमी के सड़क पर सोने वाले हमारे उन लोगों की भी ज़िंदगी उतनी महत्वपूर्ण है जो मजबूरी में भीख मांग रहे हैं। तो इस देश का सीएम हो, पीएम हो, चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, हर एक की ज़िंदगी और हर एक का रहने का अधिकार, हर एक की डिग्निटी, उसका मान मर्यादा इज्जत सबके बराबर है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो ये काम हुआ है उस दिशा में एक अच्छा कदम है। तो क्या लगता है जो योगी सरकार है वो आगे से इस तरह की जो कार्रवाई बुलडोजर की कार्रवाई करती है वो नहीं कर पाएगी? करनी नहीं चाहिए। अगर कार्रवाई करती है तो इसका मतलब है कि जुडिशरी की कमजोरी है, कि जुडिशरी के होते हुए कोई इस तरह की गुंडागर्दी कर सकता है। इसका मतलब या तो उनको जुडिशरी डर नहीं, या उनको जो ऐसे लोग हैं उनको लगता है कि जुडिशरी में हमारे लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो दिस इज नॉनसेंस गोइंग ऑन इन द कंट्री। फ्यूचर में इसको पे लगाम लगेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। यूपी में हमने देखा कि कई तरह की इस तरह की सांप्रदायिक हिंसाएं देखने को मिली हाल ही में, लेकिन महाराष्ट्र में योगी जी जाकर बोलते हैं कि नो कर्फ्यू, महाराष्ट्र में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र चंगा। तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हाल ही में बहराइच की घटना भी हुई है? नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के चुने हुए नुमाइंदे की भाषा हो ही नहीं सकती। ये जो भाषा ये लोग यूज़ कर रहे हैं ये इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन पे संज्ञान नहीं ले रही, और इनको जो काम करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, उस दिशा में जो संविधान की मांग है, जो संविधान का लक्ष्य है, उसके खिलाफ ये लोग बयानबाजी जो भी करता है उस पे अंकुश इसीलिए नहीं लग रहा, इसीलिए फ्रीडम ऑफ फील कर रहे हैं कि उनको लगता है कि कोर्ट हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, और देश को भी लगता है कि कोर्ट उस दिशा में जो कदम उठाने चाहिए नहीं उठा रही। लेकिन क्या ये किसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि नो दंगा, नो कर्फ्यू? और क्या इशारा करें? ये इशारा कुछ नहीं, सीधा सिंपल सा इशारा है। इस भय और लालच के चक्कर में देश को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है, और लोगों को भय और लालच दिखा के वोट लेने की साजिश है, वोटों की ठगी मारने की साजिश है, वोटों पे डाका मारने की एक साजिश है, और कुछ नहीं है। तो ये इस बयान को किस तरीके से देखते हैं कि बटोगे तो कटोगे? ये पहले का बयान है, लेकिन अब इलेक्शन सर पर है तो इस बयान को लगातार लोगों में फैलाया जा रहा है। हाँ, तो ये डर पैदा किया जा रहा है ना, और इसी मानसिकता के लोग तो इस देश के लोगों का हकों को काट रहे हैं लगातार, जो अभी भी कट रहे हैं। और बहुजन समाज बटा हुआ है, और बहुजन समाज बेवकूफ़ी में आके, झांसे में आके अपने आप को हिंदू के इस ड्रामेबाजी में घुसा के और वोट करता है, तो अपना ही नुकसान करता है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। इसलिए समाज को वर्णवादी मानसिकता के लोगों से, और वर्णवादी मानसिकता के लोग इस तरह का जो जहर फैला रहे हैं उनसे सावधान होना चाहिए, और उनका इलाज करना चाहिए अपनी वोट के दम पे। वोट का मताधिकार देश का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को फ्री पॉकेट में ये लोग छीन रहे हैं, झूठे भाषण दे के, झूठे वादे करके, झूठे भाषण, झूठे वादे करके जो भी पार्टी वोट लेती है, देश के लोगों को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो उसमें, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो जो झूठा भाषण दे के। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण लोगों का अधिकार है वोटिंग राइट, जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है देश के लोगों की, वो जो छीनते हैं, उस पर जो डाका डालते हैं, उन पर उस तरह के चीटिंग फ्रॉड के केस लगने चाहिए, और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और कानून को संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ ही एक और बयान भी आया है जो कि बहुत ही खराब है, लेकिन उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि त्रेता युग में जब बजरंगबली रहे होंगे तब इस्लाम नाम की वस्तु ही नहीं रही होगी। तो इस तरह के बयानबाजी देने की क्या जरूरत पड़ रही है? कौन सा त्रेता युग? क्या है ये त्रेता, द्वापर युग, फलाना युग? ये नॉनसेंस बातें हैं। क्या युग है ये? सृष्टि लगातार चल रही है, इसके युगों को क्या बांटने की जरूरत है? कौन है सृष्टि के? आदमी है। ये आदमी है जो युगों को बांट रहा है, बेवकूफ़ बनाने की बात है। ये भाषा हमारा कोई इसमें विश्वास नहीं, ये साइंटिफिक भी नहीं है। फलाना युग, सतयुग, तो द्वापर, त्रेता, फलाना टिका, ये मनगढ़ंत बातें हैं। ये आदमियों ने ही लिखी हैं इस तरह की बातें। उन आदमियों को नॉलेज भी नहीं थी इन तरह की बातों के लिखने का, और ये अस्तित्व के नियम के खिलाफ है, रियलिटी के खिलाफ है, अस्तित्व को चैलेंज करने वाली बात है। अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है, कोई इसमें ऐसा कोई सांड नहीं है जो इस अस्तित्व को चला रहा है। ये स्वयं स्फूर्त है, और अस्तित्व के नियम सबके लिए बराबर है। अस्तित्व किसी के साथ, अस्तित्व के नियम किसी के साथ भेद नहीं करते। अस्तित्व में कोई ऐसी ताकत नहीं है
जो लोगों के साथ भेदभाव, किसी को गरीब और किसी को अमीर बनाता है, जो भी षड्यंत्र है, ये सारा जो भेदभाव है, वो मानव जाति के कुछ ही लोग, षड्यंत्रकारी जो मानसिकता के लोग हैं, जो जिनके दिमाग में राजशाही या तानाशाही होती है, या जो संपत्तियों पर कब्जा रखना चाहते हैं, या जिनके दिमाग में लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद की मानसिकता जिन लोगों की है, वो इस तरह की बात करते हैं। ये उसी तरह की कथा कहानियाँ हैं। इन कथा कहानियों में कोई दम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन कथा कहानियों में से जो सार्थकता है वो समाज थोड़ी बहुत ग्रहण करता, करनी चाहिए, मगर इनमें सच्चाई कुछ नहीं है। क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं या बीजेपी के और तमाम नेता बयान देते हैं, इन बयानों के आधार पर क्या उन्हें कोई फायदा होता है जिस तरीके से? और क्या, फायदे के लिए तो देते हैं। आदमी चीटिंग किसी को डराता क्यों है? कोई आदमी बंदूक दिखा के डराता, किसी को लूटता है। कोई ऐसे आदमी को लालच देता है, ट्रेन में जाके लालच देता है, कुछ खिलाता है, या कोई पीतल को सोने के भाव में बेच देता है, पीतल को दिखा के उसको सोना बना के बेच देते हैं। तो ये वही मानसिकता के लोग हैं जो लालच और भय के जरिए लोगों को लूटना चाहते हैं, उनकी वोट, उनका मताधिकार, उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं और छीन भी रहे हैं। ऐसे सब लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए बहुत प्रोविज़न है लॉ के अंदर। इन पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है, पर लगेगा जब इस तरह का एक्टिविज़म इस देश के वकील दिखाएंगे और उससे भी ज़्यादा जुडिशरी संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करेगी और संविधान के हिसाब से इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो ना चलाया जाए उनको पकड़ना, और संविधान में जो लक्ष्य है प्रियम्बल में कि अल्टीमेटली पूरा लक्ष्य है हर न्याय के बावजूद भी देश में भाईचारा, वो सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारे संविधान का। अगर वो खराब होता है तो इसका दोष जुडिशरी को ज़्यादा जाता है, जिनकी जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों की रखवाली करने के लिए। अब जो यूपी में उपचुनाव होने हैं या दूसरे स्टेट में उपचुनाव होने हैं, उनकी तारीख 13 नवंबर थी, उसके बाद 20 नवंबर कर दी गई। क्या लगता है क्यों ये तारीखें आगे बढ़ाई? ये साजिश का हिस्सा है। उनको लगता होगा 13 को हमारी वोट कैसे आएंगी या दूसरों की वोट ज़्यादा ना डल जाएं, या इसके पीछे सब ये षड्यंत्र के तहत चल रहा है। ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है और देश के हितों को ध्यान में रख के काम नहीं हो रहे। किसी खास पक्ष को, किसी खास लोगों को, किसी खास मानसिकता या किसी खास वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, अपने आप को कब्जाधारी मानते हैं, अपने आप को तानाशाह या अपने आप को राजा मान रहे हैं भूल के, तो वो लोग इस तरह के काम करते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, हमने तारीख क्यों चेंज की, क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। कह रहे हैं कि त्योहार है इस वजह से आगे बढ़ा दिए। त्यौहार हैं तो त्यौहार में तो सब लोग अपने घर होते छुट्टियों में और भी वोट डाल देते। त्यौहार तो और मिलना जुलना हो जाता पूरे समाज का एक दूसरे लोगों से। इलेक्शन वाले दिन तो बहुत सारे लोग एक गांव के मोहल्ले के बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, इस बहाने पोलिंग बूथ के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, इससे तो भाईचारा बढ़ता है बल्कि, और अच्छी बात है। तो एक ही बार में आदमी त्यौहार के बहाने अपने घर जाता है, उसको बार बार किराया लगाने की जरूरत नहीं, वोटिंग राइट को अपना यूज़ कर सकता है आदमी, उसको ध्यान में रखकर करना ही चाहिए था। भागलपुर में आपने देखा कि बहराइच में जो घटना हुई वही दोहराई जा रही है भागलपुर में या दूसरे। ये जो ट्रेंड चल रहा है झंडा फहराने का, मस्जिद पर हरा झंडा भगवा झंडा फहरा देना, तो इस ट्रेंड को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ट्रेंड को मैं उसी तरह से देख रहा हूँ जैसे आज़ादी से पहले का ट्रेंड था कि कुछ लोग अपनी सत्ता के लिए और अपनी सुपरमेसी के लिए कि हम ही हर चीज़ पे सबसे आगे रहें, उस मानसिकता की वजह से देश को पहले बंटवाया, दोबारा फिर बटेगा ये देश। अगर ये हाल रहा और इन लोगों के जलसे जुलूस में और इनकी यात्राओं में देश के युवा पथभ्रष्ट होते रहे और हमारे देश के लोग अपने बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने देते रहे, तो वो दिन दूर नहीं, इस देश के दोबारा टुकड़े हो जाएंगे। और इस बार अगर यही माहौल चला तो खाली ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र होगा, फिर यहाँ खालिस्तान भी होगा, फिर यहाँ इस्लामिक राष्ट्र भी होगा, फिर कुछ और भी हो सकता है। इसलिए इस देश में, ये देश किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी का नहीं है, सबका है, मानवता का देश है। इसको मानवता का देश बने रहने के लिए ये जहरीली मानसिकता के लोगों से देश को बचना होगा, सावधान होना होगा। हालांकि जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया 24 घंटे के अंदर पुलिस ने, और उस पर और भी तरह के तमाम इल्ज़ाम भी हैं। तो ये क्या लगता है युवाओं में इस तरह की जो प्रकृति बढ़ रही है? युवाओं में नहीं है, युवाओं में नहीं, युवाओं को जहरीला बनाया जा रहा है। हमारे युवाओं को, ये अपने बच्चों को नहीं बनाते, जो ये ठेकेदार लोग हैं हिंदुत्व के,
ये अपने बच्चों, इनका किसी का बच्चा नहीं मिलेगा जो किसी को झंडा फहराता होगा या झंडा किसी का बदलता होगा। ये गरीब गुरबे आम आदमी के बच्चों को लालच में, भय में, और उनको कहीं पदाधिकारी बना के, कोई पद दे के, अलग अलग तरह के संगठन बना के उनमें उनको पद देकर उनको लगता है हमें पता नहीं क्या बड़े आदमी बन गए, और उस चक्कर में उनके झांसे में फंस जाते हैं। ऐसे ही तो मदारी जंगल से बंदर पकड़ के लाता है लालच में, और फिर उसको अपने अनुसार चलाता है, और फिर जो बंदर अच्छा तमाशा दिखाता मदारी के कहने से उसको वो एक केले सेब कुछ एक्स्ट्रा खाने को भी देता है। तो इसी इन्होंने हमारे बच्चों को बंदर समझ रखा है, इस देश के युवाओं को बंदर समझ रखा है और उनका मिसयूज़ करना चाह रहे हैं। देश के सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को इस तरह की डिविजिव बंटवारे के किसी भी विचार से, किसी भी राजनीति से दूर रखें। ये देश हित में नहीं, आपके हित में नहीं, ये संविधान के हित में नहीं, ये मानवता के हित में नहीं। ये देश मानवता का देश है, किसी के बाप की बपोती नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।